गुड इवनिंग एवरीवन। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। माई फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज अ फाइट अगेंस्ट द इम्प्योर इन ह्यूमैनिटी। यानी कि इसका हिंदी में ये मतलब है, मेरी जो लड़ाई है अनटचेबिलिटी के खिलाफ यानी कि अछूतता के खिलाफ, वो ह्यूमैनिटी के लिए है, जो कि इंसानियत को इम्प्योर समझते हैं, जो कास्ट को सुपीरियर समझते हैं, उनके अगेंस्ट मेरी ये लड़ाई है। और दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, कैरेक्टर स्केच ऑफ बाखा। बाखा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है मुल्कराज आनंद के एक बहुत ही फेमस नॉवेल में, जिसका नाम है अनटचेबल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान। आप MEG 7 में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द सेंट्रल कैरेक्टर स्केच ऑफ बाखा written by मुल्कराज आनंद in his novel Untouchable। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हम उसका आंसर इस तरीके से करेंगे। मैंने ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए बनाया है। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बाखा यानी कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका इस पूरे नॉवल में क्या रोल्स होता है एंड हाउ ही suffered as a scavenger। So in Untouchable, the central character Baka was dissatisfied with his fellow life from the very beginning। अगर शुरुआत से ही देखा जाए तो बाखा अपने लाइफ से बहुत ही अनसेटिस्फाइड है और बार बार उसे ये रियलाइज करवाया जाता है दैट ही बिलोंग्स टू अ कास्ट विच इज लो। मैं आप लोगों से ये बता दूं दोस्तों कि पहले यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस 1935 में इस नॉवेल को लिखा गया है मुल्कराज आनंद द्वारा। एंड 1930 का समय है जब लोगों में एक कास्ट सिस्टम हुआ करता था। जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो ब्राह्मण्स के कैटेगरी में आते थे, उनके नीचे जो हैं वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय के नीचे हमारे शूद्रस थे। यानी कि कास्ट सिस्टम को टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 4 पार्ट्स अगर हम देखें तो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, देन हमारे जितने पीजेंट्स या फिर फार्मर्स आते थे, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे कास्ट एंड कल्चर के लोग थे जिन्हें हम ये कहेंगे कि वो वर्कमैन या फिर बिजनेसमैन में आते थे। देन सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी है वो होता था अनटचेबल्स का, यानी कि जो वर्कमैन होते थे, जो वॉशरमैन होते थे, उनका। तो ये जो बाखा है दोस्तों, ये भी एक वर्कमैन का ही बेटा होता है। हिज फादर वॉज अ वॉशरमैन एंड अ स्वीपर। उसका जो फादर है वो स्वीपर्स के हेड होते हैं एंड उनका ये काम आगे से ही उनके एंसेस्टर पीरियड से ही चलता हुआ आता है। तो यहाँ जो सेंट्रल कैरेक्टर है बाखा, इनके अंदर एक फायर दिखता है हमें। इसलिए दिखता है बिकॉज इनके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है वो इनके लिए जस्टिसेबल नहीं होता है। ही वॉज एन अनटचेबल बट एट द सेम टाइम ही वॉज अ जॉवियल यंग मैन विथ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ड्रीम्स एंड विशेस। उसके अंदर जो है एक यंग मैन भी है जिसके लिए अपने ड्रीम्स को पूरा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Unlike his fellow untouchable, he never learned to see himself as an untouchable। जैसे कि वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, अपने बिरादरी के लोगों को देखता है जो अनटचेबल्स होते हैं, मगर बाखा खुद को अनटचेबल नहीं समझता, क्योंकि ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ बाबू बिकॉज हिज अंकल टोल्ड हिम अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ अ बाबू। ये जो बाबू होते हैं या फिर सूबेदार, हम ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी अपर कास्ट के लोग होते हैं एंड वो बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं। तो ये जो बाखा है, इसके मन में भी पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा चाह थी एंड ही वॉज अ ग्रेट हॉकी प्लेयर। उसे हॉकी खेलना भी बहुत पसंद था। सो समटाइम्स ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्रिटिश सेपॉय एंड वो ये चाहता था कि जैसे ब्रिटिश सेपॉय रहते हैं मैं भी उनकी तरह खुद को ड्रेसअप करूं और उनकी तरह ही एक्ट करूं। All the trials and tribulations made him aware of his untouchable status in the society। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे अनटचेबल्स के लिए, कहीं ना कहीं उनके बंदिशों के कारण ये पीछे रह जाता था। इट वॉज द ग्रिम रियलिटी ऑफ बींग एन अनटचेबल विच हॉन्टेड हिम लाइक एनीथिंग। हमेशा एक अछूत की तरह व्यवहार होना। बाकी बच्चों को शिक्षा का एक मौका मिलता था, मगर बाखा जो है इसे कभी भी शिक्षा का मौका
नहीं मिला, बिकॉज अनटचेबल्स के लिए विलेज पंचायत ने ऐसे बहुत से नियम कानून निकाल दिए थे जिसके दौरान वो आसपास के वेल में पानी नहीं भर सकते थे। उन्हें पानी भरने के लिए भी किसी अपर कास्ट का ही हेल्प लेना पड़ता था, एंड उन्हें हमेशा अपने एरिया से अलग रखा जाता था, एंड दे यूज्ड टू लिव इन द स्लम्स। वो स्लम्स में रहते थे, एंड उनके आसपास इतनी ज़्यादा गंदगी होती थी दोस्तों कि हम कभी वहाँ रहने के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकते। मीन्स दे वर ट्रीटेड लाइक स्कैवेंजर्स, क्योंकि उन्हें लोगों का जो मीन्स लैट्रिन है वो साफ़ करना पड़ता था, और हमेशा लोगों की गंदगी को साफ करने की वजह से उन्हें लोअर कास्ट समझा जाता था। तो ये जो बाखा है दोस्तों, हिज सफरिंग्स मेड हिम स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मेड हिम अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ एन अनटचेबल। एक अछूत के लिए समाज में कितने सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, ये बाखा के लिए इनटॉलरेबल था। He realized that his dream would never come true, and Baka had to face numerous difficulty in the society due to his caste. He was oblivious of the stigma of untouchability. He wanted to live life to the brim. वो अपने जिंदगी को पूरे अच्छे तरीके से जीना चाहता था, लेकिन एक बार दोस्तों ये होता है कि इस पूरे नॉवेल में मुल्कराज आनंद ने हमें ये बताया है कि एक स्वीपर बॉय का जो 24 घंटा का समय होता है, 24 घंटा यानी एक दिन का समय होता है, उस एक दिन में उसे कितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहना पड़ता है दोस्तों। सबसे पहले बाखा जो है वो उठता है, देन लाखा जो है उसका फादर, वो उससे कहता है कि उसे अभी लोगों का जो वॉशरूम है वो साफ़ करने के लिए जाना होगा, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करता है, मगर फिर भी उसे अपना काम करने निकलना ही पड़ता है। फिर अपना काम करने के दौरान एक अपर कास्ट हिंदू से एक ब्राह्मण जा रहा होता है रास्ते से, उससे ये भिड़ जाता है। यानी कि वैसे तो वो ब्राह्मण ही इसकी तरफ नहीं देखता है, गलती तो उसकी ही होती है, मगर वो अपना सारा इल्ज़ाम बाखा के ऊपर डाल देता है और उसे ह्यूमिलेट करता है, इवन इफ उसे स्लैप भी करता है उसे पॉल्यूट करने के लिए। दोस्तों पहले ये माना जाता था जब कास्ट सिस्टम था और लोगों ने कास्ट को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए लोएस्ट कास्ट के जो लोग थे उन्हें बिल्कुल ही अपने समाज से वंचित कर दिया था। समाज में जितने भी अधिकार मिलने चाहिए उन सबसे वंचित थे, उन सबसे दूर थे, इसलिए क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये बाखा जो है ये एक बहुत ही चेयरफुल यंग बॉय है। ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट ही वॉन्टेड टू बिकम अ साहिब। वो एक साहिब बनना चाहता था, बाकी बच्चों की तरह उसकी भी उम्मीदें थी कि वो भी बड़ा होकर एक एजुकेटेड यंग मैन बने, मगर उसके इस विश को फुलफिल ना कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। हिज फादर टोल्ड हिम दैट स्कूल्स वे नॉट फॉर द भंगीज। स्कूल्स जो होते थे दोस्तों पहले के जो कास्ट सिस्टम की वजह से सिर्फ और सिर्फ हाई कास्ट के लोग ही स्कूल को अफोर्ड कर पाते थे। हाई कास्ट के जो बच्चे होते थे सिर्फ वही स्कूल में जा सकते थे, और ये भी माना जाता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे अगर उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे दिया जाएगा देन उनके छूने से जो हाई कास्ट हिंदू बच्चे हैं वो पॉल्यूट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी गलत इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ का बाखा के माइंड पे। एंड इट वॉज लेटर व्हेन ही कुड अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ हिज फादर्स रिफ्यूज़ल। बाद में उसे ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं उसके जो पिता हैं वो सही कह रहे थे। ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज अ स्वीपर्स सन एंड कुड नेवर बिकम अ बाबू। कहीं ना कहीं उसे ये रियलाइज हो गया था कि वो एक स्वीपर का बेटा है और उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो बाकी बच्चों की तरह एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। फिर वो क्या करता है, आफ्टर दैट ही ऑलवेज वांटेड टू एंटर इन द टेम्पल्स। वो टेम्पल्स के अंदर जाना चाहता है, यहाँ तक कि उसके अंदर एक इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन छुपा हुआ होता है दोस्तों कि वो टेम्पल के अंदर जाने के लिए किसी का मर्डर भी कर सकता है। इफ़ एनीवन वुड स्टॉप हिम देन बाय दिस डिटर्मिनेशन ही एंटर्ड इनसाइड द टेम्पल। इसी डिटर्मिनेशन के साथ एक दिन जब वो टेम्पल की तरफ आगे बढ़ता है तो वहाँ वो नोटिस करता है कि किसी की रोने की आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही वो अपनी बहन सोहिनी को देखता है वो बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है, और जब उससे रीज़न पूछता है तब सोहिनी ये कहती है कि इस मंदिर के पंडित ने
यानी कि कालीनाथ इज अनदर कैरेक्टर, उसे मंदिर साफ करने के लिए बुलाया था, लेकिन इसी दौरान दोस्तों उसने उसे सेक्सुअली हैरास करने का कोशिश किया। ये सब सुनकर बाखा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो यहाँ तक कि फिजिकली वो वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकता, बिकॉज अनटचेबल्स को, बड़े पंडित्स को छूने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए कहीं ना कहीं इस तमन्ना को लेकर या फिर इस ख्वाहिश को लेकर वो अपने मन में एक रिवेंज लेने का ठान लेता है। He was scolded by an abstract intangible power. He was psychologically disturbed and वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि उसे हक नहीं है कि वो किसी पंडित को हाथ लगा सके, क्योंकि वो हाई कास्ट हिंदू है। और बाखा इज कॉन्शियस untouchable who dares to think of showing their emotions or showing their anger to the high caste people, it was not at all acceptable. इसी के साथ बाखा के मन में एक कहीं ना कहीं उम्मीद जागती है जब वो ये सुनता है कि महात्मा गांधी आ रहे हैं एक स्पीच देने के लिए। महात्मा गांधी इसी दौरान एक स्पीच देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी के वो खिलाफ हैं, जो कि मैंने प्रोवर्ब आपको सबसे पहले बताया था, माई फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज अ फाइट अगेंस्ट द इम्प्योर इन ह्यूमैनिटी। वो अहिंसा के खिलाफ होते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो अहिंसा अछूतों के प्रति हो रही है हमारे समाज में उसे रोका जाए, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमैनिटी इज द सुपीरियर कास्ट इन दिस होल वर्ल्ड। ये सुनकर बाखा के मन में एक उम्मीद जागती है और उसे कहीं ना कहीं इस बात का भी खबर लगता है उनकी स्पीच के दौरान कि बहुत ही जल्द अंग्रेज जो हैं वो फ्लशिंग टॉयलेट्स लेकर आने वाले हैं। और फ्लशिंग टॉयलेट का बात सुनकर कि उसके मन में खुशी इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि जब फ्लशिंग टॉयलेट्स भारत में आ जाएगा तब अनटचेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, बिकॉज उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा। सो इसी के साथ वो एक पोएट को और एक लॉयर को कॉन्वर्सेट करते हुए सुनते हैं और जो पोएट होता है उसकी बातों से उसे कहीं ना कहीं उम्मीद जागती है कि शायद वो अछूत से बाहर आ जाएगा एंड एक ऐसा भी समय आएगा जिस टाइम पे वो अछूत ना कहलाएगा और उसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो कि बाकी बच्चों को मिला करते हैं। तो इसी के साथ ये नॉवेल एंड होती है दोस्तों। एंड इस पूरे नॉवेल में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है एंड ये भी कहा गया है कि भारत में किस तरीके से कास्ट सिस्टम को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोगों में रूढ़वादिता थी और लोग इस चीज़ को बहुत ही अहम तरीके से लेते थे, यानी कि वो छोटे कास्ट के लोगों को एनिमल्स की तरह ट्रीट करते थे। बाद में धीरे धीरे समाज के सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ कास्ट सिस्टम को हटाया गया एंड आज भी अगर आप देखेंगे देन हमारे समाज में कास्ट जो है वो मायने नहीं रखता। नाउ इन द मॉडर्न टाइम वी ऑल आर इक्वल। और मैं यही चाहूँगी दोस्तों कि हमें कास्ट जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन इन दिस होल वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड ये वीडियो देखने के लिए। आई होप ये सब के लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम MEG 7 हमारी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।